वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है वॉल्टर बेंजामिन। इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनकी क्रिटिकल थ्योरी की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग क्रिटिकल थ्योरी को बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अपने लास्ट जो लेक्चर्स हैं वो सारे मैक्स हॉकहाइमर को, अडोर्नो को, क्रिटिकल थ्योरी को, फ्रैंकफर्ट स्कूल को, इन सबको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है कि क्रिटिकल थ्योरी क्या थी। क्रिटिकल थ्योरी एक सोशल रिसर्चर्स का ग्रुप था जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल में था। उनका एम क्या था कि हमने सोसाइटी को एज अ होल चेंज करना है। सोसाइटी के अंदर जो अंडरलाइंग सिस्टम में, जो हमारी रेगुलर लाइफ में जो कुछ हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स है हमारी सोसाइटी में, जो अंडरलाइंग सिस्टम में है वो हमें नहीं पता लेकिन है हमारे सिस्टम में, उनको चेंज करना है कि किस तरह से जो सोशल लाइफ है उसको चेंज किया जाए और सोसाइटी को एज अ होल जो है वो चेंज किया जाए। ये क्रिटिकल थ्योरी का जो मेन एम था वो ये था। उसके बाद हमने राइटर्स को डिस्कस किया, अडोर्नो को डिस्कस किया, मैक्स हॉकहाइमर को डिस्कस किया। उन्होंने मास मीडिया कल्चर की बात की कि किस तरह से मास मीडिया इन्फ्लुएंस करता है हमारी सोसाइटी को, हमारी प्रेजेंट जो हमारा टाइम चल रहा है उसको। अब डिस्कस करते हैं वॉल्टर बेंजामिन को। वॉल्टर बेंजामिन जो है वो 1892 में पैदा हुए थे। 1940 में इनकी डेथ हुई थी। साथ ही साथ ये जर्मन लिटरेरी थ्योरिस्ट थे, फिलोसफर्स थे। फिलोसफर कैसे थे? जर्मन और जूइश, इनके दोनों ये फिलोसफर थे। साथ ही साथ कल्चरल क्रिटिक भी थे और एसेइस्ट भी थे। तो ये हो गया इनका जो। साथ ही साथ अगर हम लोग इनकी राइटिंग्स की बात करें लिटरेचर में, तो पहले इन्होंने रोमांटिक जो उस टाइम पीरियड है या फिर रोमांटिक लिटरेचर है उसमें काम किया, उसको स्टडी किया। फिर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर पे आ गए, फिर फोटोग्राफी से होते हुए सिनेमा में तक आ गए, और फिर नेट, फिर थ्रू आउट चलते चलते नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन, इन सब को जो है वो इन्होंने जो है वो डिस्कस कर चुके हैं वॉल्टर बेंजामिन। उसके बाद अगर हम लोग बेंजामिन की बात करें, इनके जो लाइफ करियर है, इनका जो लिटरेरी करियर है, इसको हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या है? इनके जो अर्ली एसेज हैं लिटरेचर पे या फिर लैंग्वेज पे, वो बहुत ज़्यादा टेक्सचर थी। एक टाइम पीरियड ऐसा आया, और साथ ही साथ इनके ऊपर जो जूइश मिस्टिसिज्म था उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। उसके बाद इनका जो सेकंड टाइम पीरियड है वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन जो है वो शुरू होता है, और इनका जो ज़्यादा इंटरेस्ट था वो मार्क्सिज्म में चला गया, और इन्होंने मार्क्सिस्ट जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे लिखना शुरू कर दिया, और इन्होंने जो मार्क्सिज्म की जो फॉर्म है उसको अडॉप्ट कर लिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो थर्ड जो टाइम पीरियड है उसमें अगेन जूइश मिस्टिसिज्म की तरफ आ गए, उसकी तरफ ज़्यादा इनका इंटरेस्ट हो गया, उसमें लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद जब फ्रेंच और स्पेनिश बॉर्डर पे जो इन्होंने सुसाइड कर ली थी, जब 1933 में नाजिस जर्मनी में आए थे, तो उस टाइम पे जब यहाँ से फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो फिलोसफर्स यहाँ से चले गए, तो जब ये जा रहे थे फ्रेंच स्पेनिश बॉर्डर पे, तो इन्होंने उस टाइम सुसाइड कर ली थी, क्योंकि वो नाजिस की ऑक्यूपेशन में नहीं आना चाहते थे। वो नाजिस का जो ऑपरेशन है उसको नहीं देखना चाहते थे। वो जो वर्ल्ड वार टू का जो सिनेरियो था उसको नहीं देखना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने सुसाइड कर ली वॉल्टर बेंजामिन ने। उसके बाद अगर हम लोग इनके अर्ली एसेज की बात करें, तो इनके अर्ली जो एसेज हैं वो मोस्टली रोमांटिसिज्म पे बेस करते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने गोथ नॉवल भी लिखे जिसमें इलेक्टिव अफिनिटीज़ आ जाता है। और अगर हम लोग इनका ऐसे देखें मार्क्सिस्ट टाइम पीरियड से, कि जो जिस टाइम मार्क्सिज्म आया था उस टाइम पर इन्होंने ऐसे लिखा था, द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। इसके 3 एडिशन पब्लिश हुए थे। जो फर्स्ट एडिशन था वो पब्लिश हुआ था जर्मन लैंग्वेज में, सेकंड हुआ था फ्रेंच लैंग्वेज में, और थर्ड जो है वो अगेन जो है वो दोबारा से प्री पब्लिश हुआ, वो भी जर्मन लैंग्वेज में ही हुआ था। और इन्होंने जो ये वर्क है अपना उस टाइम पीरियड पे लिखा जब नाजिस का रिजीम था, मीन्स के 1933 टू 1945 का जो टाइम पीरियड है वो बताता है इसके अंदर द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन में। बेसिकली इसका जो समरी देखें, यहाँ इस जो इन्होंने ऐसे लिखा था इसका बेसिक थीम क्या था? थीम ये था कि जो मैकेनिकल रिप्रोडक्शन है, कि जो मॉडर्न रिप्रोडक्शन हो रही है, अब वो क्या कर रही है? डीवैल्यूज करी है ओरा। ओरा मीन्स के यूनिकनेस को, किसकी यूनिकनेस की? वर्क ऑफ आर्ट की। कि जितना भी आर्ट अब प्रोड्यूस हो रहा है, जितना भी आर्ट अब रिप्रोड्यूस हो रहा है, हिस्ट्री से रिप्रोड्यूस किया जा रहा है,
उसकी अब यूनिकनेस जो है वो मॉडर्न टाइम पीरियड में ख़त्म हो चुकी है। और साथ ही साथ जो मैकेनिकल जो रिप्रोडक्शन की एज चल रही है, इसमें जो ट्रेडिशनल और रिचुअलिस्टिक वैल्यू हैं उसकी बहुत ज़्यादा एब्सेंस है। उसके बाद इन्होंने इसमें डिस्कस किया कि जो प्रोडक्शन ऑफ आर्ट है बेसिकली, अब अगर ट्रेडिशनल और रिचुअलिस्टिक वैल्यूज़ अब प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न टाइम पीरियड में अगर नहीं फॉलो की जा रही, तो एटलीस्ट पॉलिटिक्स की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग तो उसको जो है वो आर्ट को अब प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, कि जो पॉलिटिक्स की जो प्रैक्टिसेस हैं उन पे बेस करें जो आर्ट अब प्रोड्यूस किया जा रहा है, रदर देन कि अगर हम लोग एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन में रह रहे हैं, अगर हमारे पास ट्रेडिशनल वैल्यूज़ नहीं है, हम ट्रेडिशनल इरा को नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी रिचुअल से बहुत दूर हैं। बट इस जो रिप्रोडक्शन का जी की जो ये एज है, मैकेनिकल जो एज आ चुकी है, इसमें किसी भी आर्ट की, किसी भी टेक्स्ट की जो यूनिकनेस है वो ख़त्म हो चुकी है। उसमें जो एक यूनिक एलिमेंट्स होते थे ट्रेडिशनल आर्ट में या फिर ट्रेडिशनल लिटरेचर जितना भी लिखा जाता था, उसमें अब इस चीज़ की कमी है इन मॉडर्न टाइम पीरियड। उसके बाद इन्होंने थ्योरी ऑफ आर्ट जो है वो इन्होंने अपनी प्रेजेंट की, और उसमें इन्होंने फॉर्मुलेशन दी और रेवोल्यूशनरी जो डिमांड्स हैं वो की, जो पॉलिटिक्स ऑफ आर्ट है उसमें, और साथ ही साथ जो मैस कल्चर सोसाइटी है उसके अंदर इन्होंने जो रेवोल्यूशनरी की है वो डिमांड की, और साथ ही साथ जो उस टाइम पे लिटरेचर लिखा जा रहा था उसको इन्होंने डिस्कस किया। ये जो उसके बाद इसके 3 एडिशंस में ये पब्लिश होता है इनका ऐसे। और साथ ही साथ बेंजामिन एक और बात करते हैं कि जो कल्चर की स्टडी है, कि कोई भी हम लोग कल्चर जब स्टडी करते हैं, बेंजामिन कहते हैं कि उसको हमने सिर्फ ग्रेट वर्क्स पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए कि इस कल्चर के ये ग्रेट वर्क्स हैं, इनको पढ़ लेते हैं, इससे हमें इस कल्चर का आइडिया हो जाएगा, इस कल्चर के जो लोग हैं उनका आइडिया हो जाएगा, इस कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं, लैंग्वेज है, एथिक्स है, उन सब का हमें अंदाज़ा हो जाएगा। बट कहते हैं कि जो एवरीडे पॉपुलर जो कल्चर है वर्क्स फ्रॉम mass market paper bags to the layout of streets and the content of adverts are important in understanding the history and politics of culture। कि किसी भी सोसाइटी का कल्चर, किसी भी कंट्री का कल्चर, या फिर किसी भी एक ऐसी जनरेशन का कल्चर अगर हमने अंडरस्टैंड करना है, तो उसकी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कि हमें इस जो सोसाइटी का, इस कल्चर का पहले क्या हिस्ट्री थी, ये किस पॉलिटिक्स को फॉलो करते थे, इनकी ट्रेडिशंस क्या थी, इनकी वैल्यूज़ क्या थी, वो सब हमें ग्रेट वर्क्स पे बेस नहीं करना चाहिए। रेगुलर जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको भी हमें रीड करना चाहिए। जो ये स्ट्रीट्स में लिखी स्ट्रीट्स हमें मिलती हैं अक्सर, जो लाइंस मिल जाती हैं लिखी हुई वॉल्स पे, उनको भी हमें रीड करना चाहिए, वहाँ से भी हमें कल्चर पता चलता है। तो वॉल्टर बेंजामिन ने एक तो आर्ट की बात की है कि ऑरा यानी कि उसकी यूनिकनेस सब ख़त्म हो गई है, मैकेनिकल जो एज है, और सेकंड उन्होंने स्टडी ऑफ कल्चर की बात की है, कि जो किसी भी कल्चर को है वो सिर्फ हमें ग्रेट वर्क्स पे बेस नहीं करना चाहिए, हमें चाहिए कि हम उसको अगर रीड आउट कर रहे हैं तो हम उसको फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव जो है उसको अंडरस्टैंड करें। इनके मेजर वर्क्स में अगर आप और देखें तो द टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर है, जो 1923 में आया था वॉल्टर बेंजामिन का, और द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल जो रिप्रोडक्शन है ये आया था 1935 और 1936 के दरमियान। और क्रिटिक ऑफ वायलेंस जो है, इसको दूसरा नाम जो है वो द टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर भी कहा जाता है, जो कि 1923 में आया था। और ये है इनके बेसिक वर्क, और इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो यही थे। आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। आपको इस पूरे लेक्चर की जो समरी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप अपना पेपर में जो क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट इजीली कर सकें। सो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।